चलिए, गुड मॉर्निंग प्रकाश। बाकी सभी लोग भी जल्दी से आ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आने वाला है। गुड मॉर्निंग हिमांशी। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। लेटेस्ट जो चक्रवात हैं वो भी हम पढ़ लेंगे और जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये कोर्सेस हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ये वाली मैराथन सब देख लेना, ठीक है। विचार और संकल्पना वाली जितना इसमें पढ़ा दिया है इतना बस ही एग्जाम में आएगा, तो इसको देख लेना। बाकी ये वाली क्लास कल होने वाली है तो कल इसको देखेंगे, और ये वाली क्लास होगी 23 तारीख को। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स 23 तारीख को पढ़ेंगे। चलो चक्रवात की बात करते हैं, साइक्लोन की बात करते हैं। तो एक्चुअल में साइक्लोन होता क्या है, याद रखना। साइक्लोन जो है एक लो प्रेशर क्षेत्र होता है, याद रखना। निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। क्या होता है? निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। याद रखना साइक्लोन को, यहां पर क्या रहेगा? लो प्रेशर रहेगा, याद रखना। जब लो प्रेशर रहेगा तो हवाएं जो हैं परिधि से केंद्र की ओर जाएंगी। देखो जहां पर हवा खाली है उसको भरने के लिए हवाएं आएंगी ना। तो याद रखना चक्रवात एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जिसके चारों तरफ हाई प्रेशर रहता है। और जब गुड मॉर्निंग अंजलि रक्षा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। तो चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र है, इसके चारों तरफ उच्च वायुदाब याद रहता है, जो जिसकी वजह से हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, क्योंकि बाहर हाई प्रेशर है अंदर लो प्रेशर है। तो कहां आएंगी हवाएं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएंगी, यही चक्रवात कहलाता है। तो चक्रवात बेसिकली क्या होता है बेटा? निम्न वायुदाब का केंद्र है, निम्न वायुदाब का केंद्र है। ये चीज समझ गए। तो इसके चारों तरफ यहां पर होगा हाई प्रेशर, ये चीज हमको याद रखनी है, और हवाएं चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में। ये आपका चक्रवात बन गया। डन है सबको? ये चीज याद रखना। और हवाएं कैसी रहती हैं? चक्रीय गति में रहती हैं, तो इसको चक्रवात कहा जाता है। आगे बढ़े। इससे बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है, ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी इसको डाल दिया था। चक्रवात शब्द जो है ग्रीक शब्द है, एक साइक्लोस उससे उत्पन्न हुआ है। देखो साइक्लोन कहा जाता है तो साइक्लोस से बना है, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडलियां। अब बेसिकली हम देखें तो याद रखना यह नाम हेनरी पेडिंगटन ने दिया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित सांपों की तरह दिखाई देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला नाम साइक्लोन जो नाम है किसने दिया है? हेनरी पेडिंगटन ने ये नाम सजेस्ट किया था। किसने? हेनरी पेडिंगटन ने। तो ये चीज याद रखना, चक्रवातों का नामकरण किसने किया? हेनरी पेडिंगटन ने। अच्छा बताओ, भारत में चक्रवात राजधानी किसको कहा जाता है? भारत में चक्रवात राजधानी किसको कहा जाता है? जल्दी से आंसर दें। भारत में चक्रवात राजधानी किसको कहा जाता है? सुंदरवन को कहा जाता है। बहुत अच्छे, ठीक है। चलो, भारत में चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है? यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या आंसर दोगे आप? भारत में चक्रवात राजधानी सुंदरवन है बेटा, सबको याद रखना है। भारत में चक्रवात से प्रभावित सबसे ज्यादा राज्य कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा चक्रवात से इफेक्टेड रहता है? नाम बताओ उसका। तो ये समझ गया ना, चक्रवात का नामकरण हेनरी पेडिंगटन ने किया है। उड़ीसा, बहुत अच्छे गौरी, वेरी गुड। तो उड़ीसा वो राज्य है जो सबसे ज्यादा चक्रवात से प्रभावित है। तो और उड़ीसा कहां पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये ओवरऑल भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा चक्रवात से प्रभावित है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी तट पर सबसे ज्यादा चक्रवात से प्रभावित राज्य, पश्चिमी तट पर, तो आप आंसर दोगे गुजरात। पूछा जाए पूर्वी तट पर तो आप आंसर दोगे उड़ीसा। और यदि पूछा जाए ओवरऑल इंडिया तो आप आंसर दे दोगे उड़ीसा। और यदि आपसे पूछा जाए पश्चिमी तट ज्यादा प्रभावित है चक्रवात से या पूर्वी तट, गुड मॉर्निंग लावण्य, तो आप क्या आंसर दोगे? बेटा पूर्वी तट चक्रवात से ज्यादा प्रभावित है। याद रखना पूर्वी तट में बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा चक्रवात बनते हैं, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो देखो कि जो समुद्र है, जो सी है हमारा, उसका टेम्परेचर 27 सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 27 सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। दिमाग में बैठा लो, सबसे पहला है कि 27 सेल्सियस से ज्यादा तापमान होना चाहिए। क्लियर हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, कॉरियोलिस बल का होना। अब ये कॉरियोलिस बल क्या है? ये विज्ञान का विषय है और हमको याद भी नहीं रखना है, हमको बस इतनी कंडीशन याद रखनी है कि चक्रवात के लिए कॉरियोलिस बल का होना बहुत जरूरी है। दो चीज। तीसरा है
ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, ऊर्ध्वाधर पवनें कहलाती हैं, मान लो ये समुद्र की सतह है और यहां से इस प्रकार की जो हवाएं चलती हैं इनको कहा जाता है। और ये हवाएं जब इनकी गति कम रहेगी तो चक्रवात बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि गति ज्यादा रहेगी तो ये या तो यहां डोल रही है, यहां डोल रही है, जैसे कहते हैं ना कि मेरा मन डोले मेरा मन डोले, ऐसे हवाएं डोलेंगी तो चक्रवात विकसित नहीं हो पाएंगे। तो ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए, मतलब ये याद रख लेना, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये चीज कंफर्म। चलो, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र मतलब कि लो प्रेशर क्षेत्र होना चाहिए, ये हम बात कर ही चुके हैं कि यहां पर निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण होना चाहिए, मतलब कि लो प्रेशर होना चाहिए। फिर देखो, समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण क्षेत्र का होना, ठीक है। तो देखो समुद्री तल पर क्या होता है, ऊपरी अपसरण क्षेत्र होना चाहिए, मतलब हवाओं को जो एक सीधे स्तंभ में साधे रहे। आप देखना जब भी चक्रवात बनता है तो कुछ इस प्रकार से बनता है चक्रवात, तो ये एक जो रहता है ना अपसरण, ये हवाओं का रहता है। तो ये क्या करती हैं हवाएं कि यहां क्षोभ मंडल से पावर लगाती हैं और यहां समुद्र की सतह तक इसको एक स्तंभ के रूप में मेंटेन करती हैं, याद रखना। तो समुद्र तल पर ऊपरी अपसरण का होना, ये चीज मैटर करती है। तो हमने क्या क्या देख लिया, तापमान कितना होना चाहिए, 27 सेल्सियस होना चाहिए, 27 सेल्सियस, याद रखना 27 सेल्सियस तापमान होना चाहिए। कोरियोलिस बल होना चाहिए, ठीक है। लो प्रेशर जोन होना चाहिए, ये चीज क्लियर है। इसके अलावा क्या है बेटा, हाँ बहुत अच्छी, बवंडर टाइप का, बिल्कुल। तो ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में कम होना चाहिए और समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण होना चाहिए, ये कंडीशन है, इनको याद कर लो। जो कहते हैं बस 5 कंडीशन है, यही यूपीएससी में आती हैं, यही हर जगह आती हैं, ये 5 ही आएंगी। अब कोई आपको 50 के नाता रहे फर्क नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन बनेगा इन 5 परिस्थितियों से। डन है, चलो ठीक है। उत्पत्ति की बात देखते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति सदैव बेटा याद रखना, चक्रवात 30 उत्तरी अक्षांश और 30 दक्षिणी अक्षांश के बीच ही बनेगा। यदि आप यहां पर ये ग्लोब बना देते हो, ये तो हो जाती है भूमध्य रेखा, ये हो जाती है कर्क रेखा और ये हो जाती है मकर रेखा। और अब बात करोगे आप सर चक्रवात कहां विकसित होते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी, ये मान लो कर्क रेखा और मकर रेखा। अब यहां से आ जाओ तो इसको मान सकते हैं 30 और इसको मान सकते हैं 30। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में, इस क्षेत्र के बीच में चक्रवात उत्पन्न होंगे हमेशा, ठीक है, समझ गया ना, इस क्षेत्र में उत्पन्न होंगे। लेकिन ये जो भूमध्य रेखा का बीच का क्षेत्र है, ये यहां से 5 डिग्री तक का, इसमें चक्रवात नहीं बनते, क्योंकि यहां पर क्या होता है बेटा, शांत वायु का क्षेत्र है, शांत वायु का क्षेत्र रहता है। तो याद रखना भूमध्य रेखा के बिल्कुल करीब देखो लिखा हुआ है 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, यहां पर नहीं बनते क्योंकि यहां पर कोरियोलिस बल नहीं रहता। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ गए सब लोग, जल्दी से बताओ समझ गए। याद रखना भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र ठीक इसी क्षेत्र में होने के कारण अत्यधिक संवेदनशील है। यदि आप बात कर लो भारत की, तो भारत में देखो प्रायद्वीपीय क्षेत्र तो बिल्कुल इसी में पड़ता है। यहां से कर्क रेखा है तो देखो ये वाला पूरा क्षेत्र इसके अंडर में आ जाएगा, आ गया ना, यहां से यहां के अंडर में, तो ये पूरा क्षेत्र संवेदनशील है। तो भारत में चक्रवातों के प्रति संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत। उत्तर भारत में कभी चक्रवात आते देखे नहीं, देखे ना कि यूपी में आ गया है, मध्य प्रदेश में चक्रवात आ गया, नहीं आता ना, केवल, हाँ बिल्कुल, केवल चक्रवात कहां आएंगे, साउथ इंडिया में आएंगे। इंपैक्ट बस रहता है कि भाई हमारे यहाँ तेज हवा चल रही है, हमारे घर का टीन टप्पर उड़ गया है या कुछ और उड़ गया है, तो अपन बोलते हैं कि बाबू चक्रवात आया है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, समझ रहे हो, केवल हमको एहसास होता है और ये लोग वहां पर उस चीज को फील करते हैं। चलो, तो यहां पर क्लियर हो गई चक्रवात के भौगोलिक आधार, ठीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव देखते हैं। देखो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, हिंद महासागर का प्रभाव पड़ता है। भारत का मैप देख लो, यहां पर है अरब सागर, यहां है बंगाल की खाड़ी और ओवरऑल हिंद महासागर। तो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट भारत में चक्रवात पर हिंद महासागर डालेगा, याद रखना। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, अतः इसलिए समुद्र में बने चक्रवात सीधे तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अब चक्रवात आएगा तो सबसे पहले तो तट से टकराएगा, यहां पर टकराएगा, या फिर ये बताओ कि सीधा आके कहां कूदेगा, उत्तर प्रदेश में तमिलनाडु में सीधा नहीं कूद पाएगा ना, पहले आएगा तट से टकराएगा, ये चीज याद रखना।
तो चक्रवात सबसे पहले तटीय क्षेत्रों से टकराएगा, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर ये प्रभावित करते हैं। तो ये भारत की ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसका प्रभाव है चक्रवात पर। इसके आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया अभी तक? चलो ये बताओ चक्रवात के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ। आज हम पूरे नए और पुराने चक्रवात पढ़ लेंगे, नए और पुराने चक्रवात पढ़ लेंगे, सब कुछ बन जाएगा। 27 सेल्सियस होना चाहिए, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो कोरियोलस बल अनिवार्य है या नहीं है, कोरियोलस बल अनिवार्य है या नहीं चक्रवात के लिए, इसका आंसर दें। चक्रवात के लिए कोरियोलस बल अनिवार्य है या नहीं है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। जितने भी बच्चे नहीं है वो आ जाएं, ऐप पर क्लास चल रही है, ग्रुप में मैसेज भी डाला था लेकिन अभी तक नहीं आए हैं सब लोग, तो आ जाइए, ठीक है। चलो तो अनिवार्य है, ठीक है, बहुत अच्छे, कोरियोलस बल अनिवार्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र की। तो भारत में याद रखना, भारत का जितना भी ओवरऑल हम देखते हैं कोस्टल जोन है, तटीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित है, परंतु पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट अधिक प्रभावित होता है, संवेदनशील है। आपसे पूछा जाएगा भारत का कौन सा तट सबसे ज्यादा चक्रवात के लिए संवेदनशील है, आप आंसर दोगे ये वाला जो तट है पूर्वी तट अधिक संवेदनशील है, ठीक है, या सुभेद्य है। इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। कुछ कंडीशंस रहती हैं जिनकी वजह से ये रहता है, तो इसको हम देखते हैं। देखो 4 राज्य भारत में सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहते हैं, वो 4 राज्य कौन से हैं, देखो यहां लिखा हुआ है बेटा कि 4 राज्य में देखो, एक तो उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और पश्चिमी बंगाल हो गया, ठीक है, याद रखना। और एक केंद्र शासित प्रदेश पूर्वी तट पर पांडुचेरी चक्रवात आपदाओं के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। तो मोस्ट ऑफ अगर हम स्टेट देखें तो ये कहां पर पड़ेंगे, उधर देखो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाल, 4 उधर हो गए, क्लियर है। और बात कर लो केंद्र शासित प्रदेश की, तो पांडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहता है। तो यदि हम बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों की, तो ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, हाँ बहुत अच्छे। देखो रट लेना बिल्कुल, इन चीजों को बिल्कुल रट लेना, दिमाग से बाहर जाने नहीं देना है, हमको स्लिप होने ही नहीं देना है, क्लियर है, सिर्फ नहीं होने देना है। अपनी बढ़िया क्या करो, एक रणनीति के तहत रिवीजन करते रहो, अभी हम बाद में बता देंगे आपको, ठीक है। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं, अनुपात लगभग 4:1 है, मतलब अरब सागर में 1 चक्रवात आएगा तो बंगाल की खाड़ी में 4 आएंगे, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में कितने आएंगे, बंगाल की खाड़ी में 4 आएंगे, ये चीज याद रखना। देखो ये जो टॉपिक है चक्रवात हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ा देंगे अभी सिंगल सिंगल, ये जब मैराथन होगी तो उसमें नहीं होंगे क्योंकि ये आपको यहां से ही पढ़ लेने हैं। और आज जो क्लास हो रही है इसको आज इतना पक्का कर लेना कि इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, और सारे चक्रवातों के नाम रिवाइज कर लेना, ठीक है। गुड मॉर्निंग अंजलि, तो समझ गए ना ये चीज यहां तक, आगे बढ़े, ठीक है बेटा। चलो सबसे पहले ये बताओ भारत की चक्रवात राजधानी क्या है, फिर बात करेंगे। भारत की चक्रवात राजधानी बताओ जल्दी से, भारत की चक्रवात राजधानी कौन सी है, भारत में चक्रवात राजधानी कौन सी है, इसका आंसर बता दो जल्दी से। सुंदरवन, ठीक है, बहुत अच्छे, हाँ रट लेना बिल्कुल, ठीक है। चलो अब देखो क्यों पूर्वी तट पर पश्चिमी तट से ज्यादा चक्रवात आते हैं उसको देखते हैं। तो देखो याद रखना, सागरीय सतह का तापमान, तो बंगाल की खाड़ी का तापमान अरब सागर की तुलना में अधिक है, सीधी बात। सबसे पहले हमने देखा था कि तापमान 27 सेल्सियस के पास होना चाहिए, और ये तापमान की कंडीशन फुलफिल कौन करता है, बंगाल की खाड़ी फुलफिल कर रही है, इसलिए वहां चक्रवात ज्यादा आ रहे हैं, समझ गए। तो बंगाल की खाड़ी का तापमान अरब सागर की तुलना में ज्यादा है, या फिर पूर्वी तट का तापमान पश्चिमी तट की तुलना में ज्यादा है, समझ गए पहली चीज। दूसरा, वायु अप्रवण, सीधा बात है, हवाओं की गति या दिशा में परिवर्तन। यदि हवाओं की गति और दिशा में ज्यादा परिवर्तन रहेगा, ऐसे 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 डोलेगी, तो मतलब चक्रवात नहीं बनेगा, क्योंकि एक फिक्स्ड सीधा स्तंभ चाहिए उसको। तो इसीलिए याद रखना कि चक्रवात के लिए कम ऊर्ध्वाधर वायु अप्रवण आवश्यक है, तो बंगाल की खाड़ी में यह कम होता है। तो ये जो हवाओं का हिलना डुलना है, डोलना मटोलना है, ये कहां पर कम रहेगा, बंगाल की खाड़ी में कम रहेगा, जिसकी वजह से यहां चक्रवात बनेंगे, क्लियर सबको।
चलो, क्षारता एवं बाष्पीकरण। अब देखो क्षारता जब रहती है, जब कोई भी पानी का क्षेत्र हो, यदि उसमें क्षारता आ जाए, आप देखो पानी पर अगर नमक आ जाए तो उसकी एक परत जम जाती है जो क्या करती है कि फिर उसके बाद ठीक ऊपर कुछ नहीं आने देगी। तो जहां पर क्षारता ज्यादा रहेगी वहां पर बाष्पीकरण क्या होगा बेटा, याद रखना। देखो, एक तो याद रखना कि बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से मीठा जल ज्यादा आता है, तो यहां पर क्षारता कम रहती है। अब जहां पर कम क्षारता है वहां बाष्पीकरण ज्यादा होगा, लेकिन जहां पर क्षारता अधिक होगी, ठीक, क्षारता मतलब नमक की एक वो बोल सकते हैं पवन, तो जहां पर परत ठीक है क्षारता ज्यादा है वहां पर बाष्पीकरण कम है, क्योंकि अगर आप गेट लगा दो तो बाहर नहीं जा पाएंगे, सीधी बात है। हाँ, गेट लगा दिया बाहर नहीं जा पाएंगे। वही चीज है, क्षारता एक कवर का काम करती है, जिसके कारण क्या है, हवाएं बाहर नहीं जा पाती, और हवाएं बाहर नहीं जा पाएंगी तो बाष्पीकरण नहीं होगा। बहुत अच्छे। तो बंगाल की खाड़ी में क्षारता कम है एवं बाष्पीकरण ज्यादा है, जिसके कारण अधिक नमी बनती है और चक्रवात का निर्माण होता है। बिल्कुल, हाँ, तो ये चीज समझ गए। तो गंगा ब्रह्मपुत्र आदि नदियां यहाँ पर मीठा जल लाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्षारता तो बन ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाष्पीकरण ज्यादा होता है, और बाष्पीकरण ज्यादा होगा तो लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा और हवाएं फिर आएंगी और चक्रवात का निर्माण करेंगी। तो ये कंडीशन हम समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी को, क्लियर है सब। हम्म, चलो बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी अपेक्षाकृत कम गहरी है, याद रखना। तो देखो, विस्तृत सतही क्षेत्र है, तेज यहां पर हीटिंग होती है, अधिक ऊष्मन होता है, अधिक बाष्पीकरण होता है, चक्रवात में वृद्धि हो जाती है। सीधी बात है कि यहां पर क्या है कि बेटा कम गहरी है तो जल्दी गर्म हो जाएगी। जो चीज गहरी है उसको देर लगेगा, लेकिन जो चीज कम गहरी है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो यहां पर कम गहराई के कारण क्या होता है, हीटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है, बाष्पीकरण ज्यादा होता है। इसलिए बंगाल की खाड़ी कम गहरी होने से भी यहां चक्रवात निर्मित होते हैं। अरब सागर की प्रतिकूल परिस्थितियां, ये तो बंगाल की खाड़ी का हो गया। अब बात कर लेते हैं, इसकी पीपीटी दे देंगे बेटा। अब बात कर लेते हैं अरब सागर क्या योगदान देता है। तो सीधी बात है भाई, अरब सागर में एक तो क्षारिता कम है, अरब सागर का तापमान कम है, ये भी हमने देख लिया, और अनुकूल ना होने वाली पवन प्रणाली, इसलिए यहां चक्रवात कम बनते हैं। सीधी बात है कि अरब सागर कहता है भाई मेरी भी तो कमियां गिनवा दो, मेरे पास तो यहां पर क्षारता भी नहीं है, टेम्परेचर भी कम है, और मेरे यहाँ तो जो पवन प्रणाली है वो भी उल्टी सीधी है, तो इसलिए यहां पर मेरे यहाँ चक्रवात नहीं बनते। समझ गए ना ये चीज। तो ये हमारी क्या है, परिस्थितियां हो गई जो पूर्वी तट पर अधिक चक्रवात लाती हैं, पश्चिमी तट पर चक्रवातों की संख्या कम रहती है। इसको दोबारा से देख लेना, जो लेट आया है वो देख लेना इसको, ठीक है, एक बार जाके। अब बात करते हैं भारत में चक्रवात बनने के काल। देखो, सबसे पहले भारत में दो टाइप से चक्रवात बनते हैं। एक तो बनता है बेटा मानसून काल में, जो 10 से 15 ठीक अक्षांशों के बीच में बनेगा, उसको कहते हैं चक्रवात क्षेत्र, ठीक है। तो एक चक्रवात क्षेत्र बनेगा 10 से 15 अक्षांश, जो मानसून काल में बनेगा, मतलब कि ये बनने वाला है हमारा जून से सितंबर। और उसके बाद ठीक है बाकी के 16 से 21 उत्तरी अक्षांशों में बनेगा। कब बनेगा, तो इसका क्षेत्र क्या है बेटा, यहां लिखा है अक्टूबर नवंबर। देखो यहां पर जून से लेकर सितंबर 10 से लेकर 15 अक्षांशों तक बनेगा चक्रवात, फिर 16 से लेकर 21 तक अक्टूबर नवंबर में बनेगा। समझ गए। तो दो टाइप से चक्रवात उत्पन्न होंगे। यार बात करो मानसून की अवधि जून से सितंबर में होती है, तो यहां पर मानसूनी काल के चक्रवात बनते हैं। इनका क्षेत्र 10 से 15 उत्तरी अक्षांश होता है, और प्रभावित क्षेत्र रहते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल यहां पर प्रभावित क्षेत्र हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो ये मानसून काल में जब वर्षा की अवधि रहती है, वर्षा की अवधि में ये वाले क्षेत्र जो हैं वर्षा काल में प्रभावित रहते हैं। और वर्षा काल में चक्रवात कहां बनते हैं, 10 से लेकर 15 अक्षांश के बीच में, याद रखना। और ये वर्षा का काल जून से सितंबर होता है। अब वर्षा खत्म हो गई, अब जब वर्षा खत्म हो जाती है तो चक्रवात फिर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। इनका क्षेत्र चेंज होगा, 16 से 21 उत्तरी अक्षांशों में चक्रवात बनेंगे। और याद रखना ये चक्रवात ज्यादा शक्तिशाली रहेंगे, ठीक है। सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवात इसी समय बनते हैं, मतलब कि ठंड के समय या फिर शीत ऋतु के समय जो होते हैं चक्रवात, वो ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं अक्टूबर नवंबर में। क्षेत्र की बात करो, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो ये बंगाल की खाड़ी भारत का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो ये वाले चक्रवात मोस्टली कहां बनेंगे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
और बंगाल। ये चीज समझ गए? तो इतना क्लियर है, याद रखना। ये जो मानसून काल के चक्रवात है मोस्टली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तक सीमित रहते हैं, दक्षिणी तक रहते हैं। फिर जो शीत ऋतु वाले चक्रवात हैं वो आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर पहुंच जाएंगे, उड़ीसा पहुंच जाएंगे, बंगाल पहुंच जाएंगे। मतलब यदि हम ऐसी बात करें तो ये चक्रवात बरसात वाले हैं और ये चक्रवात जो है ये कब के हैं, कि शीत ऋतु वाले हैं, और ये वाले मानसून काल के हैं। कंफर्म? क्लियर सबको? इतना सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो। अब बात करते हैं जो चक्रवात आए हैं इंपॉर्टेंट, उनकी बात करते हैं। शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चक्रवात है, याद रखना। शक्ति, ठीक है। शक्ति चक्रवात अक्टूबर 2025 में अरब सागर में आया था। कहां पर आया था? शक्ति आया था अरब सागर में, याद रखना। और इसका नामकरण किसने किया है बेटा, पूछा जाएगा। नामकरण तो नामकरण किया है श्रीलंका ने, और प्रभाव हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात पे। देखो बेसिकली जो चक्रवात कहां पर आएगा, अरब सागर में आएगा, वो महाराष्ट्र गुजरात को ज्यादा प्रभावित करेगा। तो याद रख लेना। अब श्री शक्ति, ठीक, अरब सागर, श्रीलंका और शक्ति चक्रवात, और प्रभावित किसको करेगा? अरब सागर में आए हैं, तो याद रखना महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब शक्ति, अब श्री शक्ति हमको याद रखना है, वहां पर लिख लो साइड में। अब श्री शक्ति याद रखना, अरब सागर, श्रीलंका और शक्ति चक्रवात जो महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित करेगा। ठीक है, अब श्री शक्ति एमजी याद कर लेना, तो हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है, नवंबर की बात करते हैं। नवंबर में दितवाह चक्रवात, जिसका अर्थ होता है लैंगून या फिर खाली झील। ठीक है, तो दितवाह नाम का चक्रवात ये नवंबर के अंत में बंगाल की खाड़ी में बना। ठीक है, अब देखो खाड़ी, यहां पर बात करते हैं हम, इसका अर्थ क्या है बेटा? दितवाह का खारी झील है। ठीक है, भारत में खाली झील सबसे ज्यादा कौन सी है? चिल्का है। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का उड़ीसा में है, मतलब उड़ीसा मतलब कि पश्चिम बंगाल साइड, याद रख लेना। ठीक है, लेकिन ये मत याद रखना इसको प्रभावित किया है, तो ये बता रहे हैं हम आपको कि बस याद रखना बंगाल की खाड़ी में आपसे पूछा जाएगा ये चक्रवात कहां उत्पन्न हुआ। बंगाल की खाड़ी उत्पन्न होता है, आराम से आप इलेक्ट कर लोगे। नामकरण इसका यमन ने किया है, कहीं ना कहीं प्रभाव पहुंच जाता है कि उड़ीसा में भी हवाएं थी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना उस चीज की कि वो मानेगा नहीं, मान जाएगा। ठीक है, यहां इसने 5-6 राज्यों को प्रभावित किया, मोस्ट आईएमपी लिखे हुए हैं। तो दितवाह जो है कहां पर आया? बंगाल की खाड़ी में आया। नाम इसका यमन ने किया है, और प्रभावित राज्य तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, मतलब कि पूर्वी तट इससे प्रभावित रहा। पूर्वी तट इससे प्रभावित रहा। तो दितवाह कहां पर आया? दितवाह आया बंगाल की खाड़ी में, नामकरण किया है यमन ने। समझ गए यहां से? क्लियर? तो दितवाह कहां आया? याद रखना बंगाल की खाड़ी, नाम यमन ने किया है, तो बंगाल की खाड़ी नाम यमन, ये चीज याद रखना। तो यहां से हम याद कर सकते हैं D/B, दितवाह, यमन और बंगाल, ऐसे याद कर लेना, दितवाह, यमन, बंगाल। तो इसकी ट्रिक याद कर लो, वहीं साइड में लिख लेना। बात करते हैं चक्रवात सेयार की, इसको शेर कहा जाता है। चक्रवात सेयार को शेर कहा जाता है। नवंबर 2025 में ये वाला चक्रवात भी बना, बंगाल की खाड़ी और मलक्का जलडमरू के मध्य। क्लियर हो गई? नाम दिया है यूएई ने, किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने इसका नाम दिया है। प्रभावित राज्य देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार। तो हम देखते हैं कि दो चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में आए, एक तो दितवाह, दूसरा सेयार। एक तो है दितवाह, दूसरा है सेयार। ये दोनों आए बंगाल की खाड़ी में। और शक्ति की बात करोगे तो शक्ति आया है, याद रख लेना, कहां पर? अरब सागर में आया है शक्ति, नामकरण श्रीलंका ने। दितवाह का नामकरण यमन ने किया है, सेयार का नामकरण यूएई ने किया है। ये चीज याद रखना, बंगाल की खाड़ी और मलक्का जलडमरू के मध्य बना था। प्रभावित राज्य वही अपने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबको क्लियर हो गया यहां तक? जल्दी से बताएं, क्लियर है? अच्छा ये बताओ कि हिंद महासागर में चक्रवातों का नामकरण कब से शुरू हुआ? चक्रवातों का नामकरण कब से शुरू हुआ? इसका आंसर बताएं। चक्रवातों का नामकरण हिंद महासागर में कब से शुरू हुआ है?
जल्दी से बता दो, ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है बिल्कुल बनेगा। और चक्रवातों के नामकरण का केंद्र जो है वो भारत में नई दिल्ली में बनाया गया है। समझ गए ना, कहां बनाया है? नई दिल्ली में बनाया है। यदि आपसे पूछा जाए चक्रवातों का नामकरण कब से शुरू हुआ तो आप क्या आंसर दोगे? 2004 आप आंसर दोगे। यदि हम बुकलेट खोल कर देख लेते ना बेटा एक बार, तो हमको पता चल जाता है कि 2004 इसका आंसर है। लेकिन हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमको तो केवल क्या है कि जिस दिन बोर्ड पर आकर सर पढ़ा दोगे उस दिन हम पढ़ लेंगे। तो 2004 से शुरू हुआ है, इसका केंद्र कहां पर है? नई दिल्ली में है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बात करते हैं मोथा चक्रवात की। उड़ीसा में आया था, सुगंधित पुष्प इसका नाम है। इसका अर्थ क्या है? सुगंधित पुष्प होता है मोथा, मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु इसमें प्रभावित रहे। विकसित हुआ पश्चिम बंगाल की खाड़ी और नामकरण किया है थाईलैंड ने। तो देखो मोथा, और मोथा से होता है थाई, तो यहां पर मोथा चक्रवात और आ जाएगा किसने नामकरण किया, तो लगा देना यहीं से थाईलैंड। ठीक है, कहां पर आया? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में आया था मोथा चक्रवात, ये चीज याद रखना। कब आया? अक्टूबर में आया। तो हमको ये याद रखना है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु को इसने प्रभावित किया। तो ये भारत के लेटेस्ट चक्रवात जो आए हैं वो मैंने आपको बता दिए। जल्दी बताओ, दितवाह का नामकरण किसने किया था? दितवाह का नामकरण कौन से देश ने किया था? दितवाह चक्रवात का नामकरण कौन से देश ने किया है? बताएं जल्दी से, दितवाह का नामकरण। यमन ने, ठीक है, किसने किया है? दितवाह का नामकरण बेटा यमन ने किया है। यदि मैं आपसे पूछता हूं शक्ति का नामकरण किसने किया है? शक्ति का नामकरण किसने किया है? क्या आंसर दोगे आप? शक्ति चक्रवात जो, ठीक है, पश्चिमी तट पर आया था, अरब सागर में आया था, इसका कोई दिक्कत नहीं बेटा, श्रीलंका ने शक्ति का नामकरण किया है। ठीक, महाराष्ट्र और गुजरात को इसने प्रभावित किया था, ये चीज हमको याद रखनी है। क्लियर है? चलो ठीक है। तो अब बात करते हैं, मोथा चक्रवात हो गया, अब बात करते हैं चक्रवात फिटिया की। चक्रवात फिटिया आया मेडागास्कर में। इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी आया 31 जनवरी 2026 को। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में 12 टन चिकित्सा सहायता और 18 टन आपदा राहत सामग्री वायुसेना का एक C-17 विमान से भेजी थी। कौन से विमान से? C-17 से। बस इतना याद रखना, सहायता भेजी। कौन से चक्रवात में? फिटिया चक्रवात में, जो कहां आया? मेडागास्कर में आया। मेडागास्कर में बहुत चक्रवात आते हैं। मेडागास्कर में, फिटिया में भारत ने चिकित्सा सहायता भेजी थी, बस इतना याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज, उष्णकटिबंधीय तूफान एक है नोकेन। नोकेन को अदा कहा जाता है। ठीक है, नोकेन को क्या कहा जाता है? अदा कहा जाता है, याद रखना, अदा कहा जाता है। ठीक है, इसका स्थानीय नाम क्या है? अदा दिया गया है। और 2026 का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने फिलीपींस को प्रभावित किया है। किसको? फिलीपींस को प्रभावित किया है। ओवरऑल याद रखना, ये पूरे विश्व में 2026 का पहला, ठीक, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, फिलीपींस को प्रभावित किया है। तो नोकेन या अदा किसको प्रभावित किया है? फिलीपींस को। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अगर आना है तो आ जाएगा, अदरवाइज आपसे चक्रवात जो है हमेशा इंडिया लेवल के ही पूछे जाएंगे। किसके पूछे जाएंगे? इंडिया लेवल की ही आपसे चक्रवात पूछे जाएंगे। तो फिटिया मेडागास्कर C-17 से सहायता भेजी बेटा हमने। उष्णकटिबंधीय तूफान नेकोन, जिसको अदा भी कहा जाता है, इसने फिलीपींस को प्रभावित किया था। ये चीज याद रखो। यदि मैं आपसे पूछूं एक चक्रवात जो हमने अभी पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था शक्ति, एक हमने पढ़ा था दितवाह और एक हमने पढ़ा था सेयार। ठीक है, तो सेयार का नामकरण किसने किया था? जल्दी से बताओ, सेयार चक्रवात का नामकरण किसने किया था? सेयार चक्रवात का नामकरण किसने किया था? ये बता दो। ठीक है, एमपीपीएससी आपसे पूछेगा लास्ट ये मान लो 10 साल तक के चक्रवात। ठीक है, 10 से 15 साल तक के चक्रवात आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे बहुत पुराने चक्रवात नहीं पूछे जाएंगे, और जो पूछे जा सकते हैं उनके अभी मैं नाम आपको बता दूंगा। चलो, होराशियो की बात कर लो। याद रखना, दक्षिण हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ, मेडागास्कर के पूर्व में। हाँ,
फेंगल एंड बिपरजॉय PYQ है बिल्कुल। तो होराशियो याद रखना, ये भी मेडागास्कर में आया। चक्रवात गेजानी भी मेडागास्कर में आया। तो हमको देख लिया हमने यहां पर कि कौन कौन से चक्रवात मेडागास्कर में आए हैं। एक तो देखो बेटा फिटियो आया था, कौन सा आया था, फिटियो आया। फिर दूसरा हमने यहां देखा होरोशियो आया, होराशियो आया। फिर हमने देखा कि गेजानी आया। ठीक है, तो याद रखियो, तो यहां पर हम क्या याद रखेंगे कि गेजा फिट नहीं हो रहा, ये हमको याद रखना है। तो याद रखना मेटा गेजा, मेटा गेजा फिट नहीं हो रहा, फिट नहीं हो रहा हम याद रखेंगे। यहां पर मेडागास्कर गेजा से गेजानी होगा, फिट से होगा फिटियो, और हो से याद रखना होरेशियो। क्लियर है, मेडा गेजा फिट नहीं हो रहा है। ये ट्रिक याद कर लो, यदि आपसे तीन में से कोई भी चक्रवात आता है कहां बना, तुरंत मेडागास्कर लगा देना। तो मेडा गेजा फिट नहीं हो रहा है, ये हमको याद रखना है। मेडागास्कर के चक्रवात खत्म। बात करते हैं बुटिप नाम की चक्रवात की। बुटिप आया है चीन में। तो बुटिप चक्रवात कहां आया है, चीन में आया है, इसको याद रख लेना सीधे सीधे। तो बुटिप कहां पर आया है, चीन में। तो हम क्या याद रखेंगे, बुटिप ची, बुटिप ची ही आप इसको पढ़ना चक्रवात को, बुटिप ची चक्रवात। और बुटिप से बुटिप होगा, ची से हो जाएगा चीन चक्र, चीन। ठीक है, तो चीन में ये आया था। बुटिप ची चक्रवात कहां आया, तो अपन बोलेंगे ये चीन में आया। क्लियर सबको, डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना, जल्दी बता दो तो आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, डन है सबको, क्लियर। चलो बात करते हैं सुपर टाइफून यागी के बारे में। यागी देखो, यागी का नामकरण जापान ने किया था। इसका अर्थ होता है बकरी या मकर राशि। क्षेत्र है फिलीपींस। ठीक है, चीन, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, मतलब कि जो बोल सकते हैं हम कि दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वो इससे प्रभावित रहा, यागी से प्रभावित रहा, याद रखना। इसके लिए भारत ने मानवीय सहायता ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। बस इंपॉर्टेंट यही है, भारत ने ऑपरेशन सद्भाव किसके लिए चलाया, यागी के लिए चलाया, यागी के लिए चलाया, ये चीज याद रखना। तो बस इतना याद रख लो, भारत ने यागी के लिए कौन से चक्रवात के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया। आप बोलोगे यागी के लिए, नाम तो जापान ने दिया, लेकिन प्रभावित क्षेत्र रहा था दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र, इससे प्रभावित रहा। पूरी कंट्रीज है, किसी का केवल क्षेत्र आपसे पूछेगा या कोई एक देश का नाम डालेगा, दूसरे का फिर नहीं डालेगा, ये चीज याद रखना। तो भारत ने मानवीय सहायता ऑपरेशन सद्भाव चलाया था यागी के लिए, इसको याद रखना है। अब देखो ये बात कर लेते हैं 23 से लेकर 25 तक जो चक्रवात बने थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर अब हम बात करेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जैसे देखो बंगाल की खाड़ी लिखा हुआ है, तो यहां पर हम बंगाल की खाड़ी के चक्रवात देखेंगे, फिर हम देखेंगे अरब सागर वाले। ठीक है, तो पहले देख लो अरब सागर वाले, क्योंकि वो वाले कम है। तो पहले अरब सागर की बात करेंगे। तो देखो यहां पर एक असना नाम का चक्रवात बना था, जो गुजरात और राजस्थान, तो असना नाम का चक्रवात याद रखना, गुजरात राजस्थान को प्रभावित किया। नामकरण किया था पाकिस्तान ने। किसने किया, पाकिस्तान ने। असना का नामकरण किसने किया था, पाकिस्तान ने किया था, याद रखना। दूसरा है बिपरजॉय, जो गुजरात और राजस्थान को प्रभावित किया, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया। फिर तेज नाम का चक्रवात है जिसने यमन और ओमान को प्रभावित किया था, इसका नामकरण भारत ने किया था। क्लियर है, यहां तक समझ गए। अब देखो यदि आपसे पूछा जाए असना प्लस बिपरजॉय, दो याद रखना, ये कहां पर आए, अरब सागर। प्रभावित देखो सेम है, याद रखना, गुजरात प्लस राजस्थान, ज्यादा लोड नहीं लेना इस चीज का, ठीक है। गुजरात राजस्थान। असना का नामकरण किसने किया, पाकिस्तान ने किया। बिपरजॉय का किसने किया, बांग्लादेश ने किया, याद रख लो, ठीक है। तो देखो यहां पर एपी, यहां पर एपी और यहां पर बीपी। तो एपी और बीपी याद रखना, असना पाकिस्तान, बिपरजॉय यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बिपरजॉय हो जाएगा बांग्लादेश। तो यहां पर बीबी याद रख लेना, तो एपी और बीबी। क्लियर है, तो एपी और बीबी हमको याद रखना है, तो दोनों आपको याद रहेंगे। और असना और बिपरजॉय ये चीज याद रख लेना, यहां पर देखो पाकिस्तान, यहां पर बांग्लादेश, दोनों देश
ये हम जानते हैं, ठीक है प्रज्ञा, गुड मॉर्निंग। तो हमको याद रख लेना है कि भाई असना का पाकिस्तान, बिपरजॉय का बांग्लादेश, अरब सागर में दोनों आए, गुजरात राजस्थान को प्रभावित किया। एक चक्रवात जो था उसका नाम था तेज, जिसने यमन और ओमान को प्रभावित किया, इसका नामकरण भारत ने रखा था। भारत में नाम भी चलते हैं भाई, लोगों के नाम ही रहते हैं तेज, ये नाम कौन सा हो जा सकता है, भारत ही हो सकता है। अगर पाकिस्तान सो जाता तो क्या क्या सो जाता, फिर ऐसे असना, ऐसे कबीर और ये दुनिया भर के नाम। तो ये तेज नाम का जो नाम है इंडिया ने सुझाया है, बाकी तेज बिल्कुल नहीं है इंडिया में, देख बस नाम ही सुझा सकते हैं तेज, याद रखना। चलो तो ये चीज क्लियर हो गई। तो इस चक्रवात का भारत में बिल्कुल प्रभाव नहीं है, ये केवल नाम ही सुझाया है इसका। चलो भारत में आए चक्रवातों की सूची की बात कर लेते हैं, उससे पहले ये वाले देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के ये छूटने वाले थे, इनको देखते हैं। देखो फेंगल चक्रवात लास्ट ईयर पूछा गया था। अब लास्ट ईयर जितने भी बच्चे ग्रुप में थे, तो लास्ट ईयर सबने देखा था कि एग्जाम के जस्ट नाइट में हमने डाला था कि ये चक्रवात कल आने वाला है, इसको पढ़ के जाओ। ये हमने लास्ट ईयर नाइट में ही डाला था चक्रवात, जिस दिन पेपर था उसके एक दिन पहले, और ये अगले दिन पेपर में आया था। याद रखना इस बार पहले ही डाल देंगे, ठीक है, अगर कोई आ जाएगा तो पहले ही डाल देंगे, नाइट का इंतजार नहीं करना है, इस बार सब देख के जाना, ठीक है। तो फेंगल चक्रवात याद रखना ये तमिलनाडु में आया बेटा, और सऊदी अरब ने इसका नाम दिया, ठीक है। तो फेंगल चक्रवात कहां आया, फेंगल चक्रवात तमिलनाडु में आया और सऊदी अरब ने इसका नाम दिया। तो हमको याद रखना है कि फैलता सऊदी, तो यहां पर फेंगल, यहां पर तमिलनाडु और यहां पर सऊदी अरब। तो फेंगल चक्रवात कहां पर आया, फेंगल चक्रवात आया तमिलनाडु, ठीक है, नामकरण किया है सऊदी अरब ने, याद रखना। रेमल की बात कर लो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ओमान ने इसका नामकरण किया। तो हमको याद रखना है ओ बंगाली रेमल, क्या याद रखना है, ओ बंगाली रेमल, ओ बंगाली रेमल। तो ओ से होगा ओमान, बंगाल से बंगाल की खाड़ी, और यहां पर होगा रेमल, और बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो ओ बंगाली रेमल, तो रेमल से यदि आप बात करो तो क्या बोलोगे, ये रेमल बंगाली है, ओ बंगाली रेमल, ये याद रखना। फैलता सऊदी फेंगल, ठीक है, याद रखना तमिलनाडु और सऊदी अरब, ये चीज क्लियर हो गई। और रेमल हो गया कहां पर, बंगाल में। दाना की बात कर लो, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कतर। तो याद रखना उड़ता दाना कतर दिया, क्या करना है, उड़ता दाना कतर दिया, उड़ता दाना कतर दिया। दाना तो कतरते हैं ना, मुंह से कतरते हैं, याद रखना। तो देखो यहां पर दाना तो दाना है, दाने को तो बदल नहीं सकते, तो दाना तो दाना हो जाएगा, उड़ से हो जाएगा उड़ीसा, और यहां पर याद रखना कतर दिया, तो कतर ने इसका नामकरण किया, तो उड़ता दाना कतर दिया। तो ये क्लियर हो गया हमको कि दाना चक्रवात याद रखना उड़ीसा में आया, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में आया, याद रखना। तो ये चीज क्लियर हो गई, उड़ता दाना कतर दिया सबने, सब लोग कतर देना उड़ता दाना। बात करते हैं फेबियन की, कहां पर आया, पश्चिम बंगाल में आया। फेबियन कहां आया बेटा, फेबियन चक्रवात आया पश्चिम बंगाल में, इसको बस ऐसे ही याद रख लेना। फेबियन कहां पर आया, बंगाल में। चलो मोचा चक्रवात बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यांमार और बांग्लादेश में आया था, यमन ने इसका नामकरण किया था। यमन में एक कॉफी पाई जाती है मोचा कॉफी, और एक बंदरगाह है मोचा बंदरगाह, ठीक है, दो टाइप से है, याद रखना। तो यमन में एक तो बंदरगाह है, मोचा बंदरगाह है, और एक पाई जाती है कॉफी। इसी के आधार पर याद रखना क्या कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं। तो मोचा याद रख लेना म्यांमार और बांग्लादेश में, और यमन ने इसका नामकरण किया है। हामून चक्रवात पश्चिम बंगाल में आया था, ईरान ने इसका नामकरण किया था। तो हमको याद रखना है हामून, और कहां पर आया, पश्चिम बंगाल में आया, और ईरान ने इसका नामकरण किया था। तो हामून ये थोड़ा सा पुराना है, याद करना हो कर लेना, हाँ ठीक है। मोचा कॉफी, मिचोंग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और म्यांमार ने नाम दिया। तो याद रखना मिचोंग, याद रखना कहां पर आया बेटा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और म्यांमार ने नाम दिया है। तो मिचोंग को याद कर लेना, मिचोंग पूछा जा सकता है कहां पर आया था, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, ठीक है। तो याद रख लेना, हमको क्या याद रखना है, आधा मैच, आधा मैच। तो आंध्र प्रदेश और मिचोंग, आंध्र प्रदेश और मिचोंग ऐसे हमको याद रखेंगे, आधा मैच याद रखना, ये आपको क्लियर रहेगा। मिथिली की बात कर लो, ये बांग्लादेश में आया था, मालदीव ने इसका नामकरण किया था। मिथिली चक्रवात ये याद कर लेना बेटा, आ सकता है, ठीक है, बांग्लादेश में आया, मालदीव ने इसका नामकरण किया था। तो ये लेटेस्ट चक्रवात है, समझ गए। अच्छा ये बताओ तेज चक्रवात का इंपैक्ट कहां कहां पड़ा था, तेज नाम के चक्रवात का इंपैक्ट, हाँ एटीएम याद कर लो, ठीक है।
यमन में, ठीक है। तेज का नामकरण भारत ने किया था, याद रखना। किसने किया था नामकरण? भारत ने किया था, ये चीज याद रखो इसको। हाँ, ओमान भी, ठीक है। चलो क्लियर है, एक याद कर लो, दोनों याद हो जाएंगे। डन है यहां तक। चलो ये बताओ, दितवाह चक्रवात का नामकरण किसने किया था? दितवाह का, दितवाह का नामकरण किसने किया था? दितवाह का नामकरण किसने किया था? इसका आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, दितवाह का नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था, ठीक है, बहुत अच्छे। फिटियो नाम का चक्रवात कहां आया था? फिटियो, फिटियो नाम का चक्रवात कहां आया था? ठीक है, ये फिटियो नाम का चक्रवात कहां आया था? मेडागास्कर, ठीक है। चलो क्लियर है, सबको आगे बढ़े, ठीक है। पुराने चक्रवातों की बात करते हैं। देखो बहुत पुराने चक्रवात हैं, इनको आगे से नहीं, इनको पीछे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पुराने चक्रवात को यदि हम पीछे से पढ़ेंगे तो हमको देखना है सितरंग कहां पर है बेटा? बंगाल में आया था। इंपॉर्टेंट कौन सा है? सितरंग आया था कहां पर? सितरंग आया था बंगाल में। तो हमको कैसे याद रखना है? सतरंगी बंगला, सतरंगी बंगला। तो यहां पर हमको याद रखेंगे इससे, सितरंग कहां आया बेटा? सितरंग यदि आपसे पूछा जाएगा, आप आंसर दोगे बंगाल में आया था। तो सतरंगी बंगला हो गया ना, क्लियर है। सतरंगी बंगला याद रखना है। आसानी और करीम, देखो आसानी की हमने अभी बात की थी, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में आया था। आसानी के साथ करीम को याद कर लेना, ठीक है। तो आसानी के साथ हम करीम को भी याद कर लेंगे। आसानी के साथ किसको याद कर लेंगे? करीम को याद कर लेंगे। देखो ये यहां पर हमने अभी पढ़ा था आसानी, सॉरी अभी अपन ने असना पढ़ा था, ठीक है। ये आसानी है, याद रखना। तो इसको अलग से याद रखना, आसानी और करीम, ये याद रख लेना। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। डेट याद नहीं रखना, डेट याद नहीं रखना, ठीक है। यास याद रखना है, यास आया था उड़ीसा बंगाल में। ताऊते याद कर लो भैया, ताऊ गुजर गए। क्या हुआ है? ताऊ गुजर गए हैं, ताऊ गुजर गए, याद रखना, ताऊ गुजर गए। तो ताऊते हो गया गुजरात, ठीक है। निसर्ग कहां पर आया? महाराष्ट्र में। निसर्ग महाराष्ट्र में आया था, इसको याद रखना, निसर्ग हो गया महाराष्ट्र में। तो हमने देखा ताऊ गुजर गए, ताऊते गुजरात, निसर्ग महाराष्ट्र, इसको याद रखना। सतरंग, ठीक है, सितरंग बंगाल, सितरंग बंगाल, और यास याद रखना उड़ीसा। बस इस स्लाइड से ये चार याद रखने हैं, केवल ये चार याद रखने हैं स्लाइड से, और कुछ याद नहीं रखना है। ताऊते गुजरात, निसर्ग महाराष्ट्र, सितरंग बंगाल और यास उड़ीसा। समझ गए? इतना डन है। हाँ, ताऊते पूछा था, तो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर से आ सकता है ताऊते दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज डन है। चलो बात करते हैं, देखो अम्फान की बात कर लो। अम्फान आया था भाई बांग्लादेश में, भारत बांग्लादेश दोनों को इसने किया था। तो अम्फान की आपसे पूछेंगे तो देखो बांग्लादेश में भी बहुत उफान है, वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया और दुनिया भर की चीजें, तो ये याद रख लेना। अब देखो वहां पर हमने देखा था कि ताऊते गुजरात में आया था, यहां पर हम याद रखेंगे, देखो वायु भी गुजरात में आया। तो ताऊ कैसे गुजरे? ताऊ गुजरे कैसे एक्चुअल में? तो ताऊ वायु में उड़ गए थे, ताऊ वायु में उड़ गए थे इसलिए गुजर गए। तो ताऊ वायु में उड़े और क्या हुआ? गुजर गए। तो ताऊते वायु और यहां पर हो गया गुजरात, तो ये दोनों गुजरात के हो जाएंगे। समझ गए ना? ये देखो यहां पर लिखा हुआ फानी उड़ीसा, फानी उड़ीसा लिखा हुआ है। देखो यहां पर क्या था? यास उड़ीसा। तो हमको याद रखना है फानी और यास, ये दो कहां पर आए बेटा? याद रख लेना उड़ीसा, और कोई है उड़ीसा का यहां पर देखो, ठीक है, याद रख, तितली भी है। तो हमको क्या याद रखना है? यास, फानी, तितली, ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है। यास, फानी और तितली उड़ीसा में है, ये हमको याद रखना है। तो यास, फानी और तितली ये उड़ीसा में हो जाएंगे, इनको याद रखना। वहां पर ताऊ वायु में उड़ के गुजर गए थे, ये हमको याद ही है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखो मोरा और ओखी, ओखी चक्रवात बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी में आया था। तो मोरा ओखी, ये चीज याद रखना। तो दो चक्रवात कौन से? एक तो मोरा चक्रवात और ओखी चक्रवात, देखो यहां भी लिखा हुआ है ये।
तो ओखी चक्रवात ने याद रखना किसको, तमिलनाडु को भी प्रभावित कर दिया था। ये चीज क्लियर है, याद रख लेना। तो ये क्षेत्र को प्रभावित किया था कुल मिला के, तो हमको ज्यादा लोड इसका लेना नहीं है, और पुराना चक्रवात है, याद मत रखना। 1 मिनट। चलो ठीक है, अब देखो याद रखना, तो ओखी समझ गए ना। अब ओखी चक्रवात याद रखना अरब सागर में आया था, इसका नामकरण किया था बंगाल ने, ठीक है, किसने, बांग्लादेश ने, बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था, याद रखना। और इसने तमिलनाडु को भी इंपैक्ट किया था, तो याद रख लेना, इसने तमिलनाडु को भी प्रभावित किया था। तो ओखी के बारे में हमने क्या देखा, ओखी देखो बहुत ध्यान से सुनना, ओखी नाम दिया बांग्लादेश ने, प्रभावित इसने किया, याद रखना, यहां पर अरब सागर में आया था, यहां के राज्यों को किया, साथ में इसने तमिलनाडु पर भी इंपैक्ट डाला था। ये ओखी के बारे में याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर गलत लिखा गया है। चलो बाकी देखो, बरदा अकेला याद रखना चेन्नई में आया था, बरदा, हाँ, ओखी तटीय अरब सागर है, तो याद रखना बरदा चेन्नई में आया था, इतना बस याद रखना है, बरदा चेन्नई। बाकी नीलोफर भूल जाओ, याद रखना हुदहुद चक्रवात अभी सेट में रिवाइज हुआ, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहां पर सेट में आया है हुदहुद चक्रवात जो 2014 में उठा था आंध्र प्रदेश में, इसके बारे में आया है। तो यहां तक जितने बताए हैं, तितली, फानी और ये यास याद रखना है, यहां पर ताऊ वाला याद रखना है, अम्फान याद रखना है, बांग्लादेश, ओखी अरब सागर में आया, बरदा याद रखना चेन्नई में, और हुदहुद चक्रवात आंध्र प्रदेश। चलो उसके पहले के ये चक्रवात जो कभी आ जाए तो हम लगा भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रख लो 1970 में आया भोला चक्रवात जो बंगाल और बांग्लादेश में आया, तो 1970 भोला बंगाल। बाकी याद रखना 1999 का उड़ीसा चक्रवात जो बहुत ही घातक चक्रवात था, इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। हाँ, हुदहुद आया था, सेट में आया था अभी, ठीक है। तो ये याद रख लेना उड़ीसा चक्रवात, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उड़ीसा में आया था, ठीक है। चलो 2005 में प्यार आया, ठीक है, 2008 में निशा आई, फिर फयान आया, फिर लैला 2010 में, फिर नीलम 12 में, फिर फैलन 2013 में। इनको एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से अगर कोई आ जाए तो लगा देना फिर, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि फानी कहां पर आया था, फानी चक्रवात कहां आया था, इसका आंसर बताओ, फानी चक्रवात कहां आया था, फानी चक्रवात कहां आया था, जल्दी बता दो बेटा, फानी चक्रवात कहां आया, ठीक है। ताउते कहां आया, ताउते कहां आया, फानी आ गया उड़ीसा, ठीक है। ताउते कहां आया था, ताउते चक्रवात, गुजरात, ठीक है। गेजानी चक्रवात कहां आया है, गेजानी, गेजानी चक्रवात कहां आया है, इसका आंसर बताओ, गेजानी चक्रवात कहां आया है, मेडागास्कर, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो तो सबको याद हो गए अभी तक जितने पढ़े हैं, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसकी पीपीटी हम आपको ग्रुप में शेयर करेंगे, तो आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। बाकी आज की क्लास खत्म, तो इसको रिवाइज करो बहुत अच्छे तरीके से। अब और क्या करना है हमको, देखो सबसे पहले चीज क्या करना कि अभी आज हम आपको लिस्ट देंगे एक, तो आज से शुरू करना, 30 दिन के टॉपिक देंगे, और कम से कम 60 टॉपिक हम आपको देने वाले हैं जहां से प्रश्न बनेगा। तो आज आपको 30 दिन के 60 टॉपिक मिलेंगे, जिनको क्या करना है, दिन में केवल 1 घंटा निकालकर पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है, ठीक है, 1 घंटे पढ़ना है इनको दिन में, लगातार 30 दिन पढ़ना, 60 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। इसके बाद हाँ, पहली चीज, दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरा है कि आपको एमसीक्यू कब से मिलेंगे, 1 अप्रैल से आपको एमसीक्यू की पीडीएफ देंगे, लगभग 2500 एमसीक्यू रहेंगे टोटल कंप्लीट सारे, ठीक है, 2500 एमसीक्यू रहेंगे सारी यूनिट्स के मिलाकर, इनको पढ़ना है, ठीक है, ये एमसीक्यू करना है। फिर जितनी भी मैराथन क्लास होंगी अपनी वाली वो देखना है,
किसी दूसरे के चक्कर में नहीं पढ़ना है। 12 घंटे मत खराब करना जनजाति पर। कोई खड़ा 12 घंटे पढ़ा रहा है, मत पढ़ना। कल पढ़ाएंगे जनजाति, एक वीडियो रहेगा 3 घंटे का, उसके बाद दूसरा एक वीडियो आएगा जिसमें उसके जनजाति की योजनाएं, संस्थान, ये दूसरी में करा देंगे। समझ गए ना। बाकी नोट्स को अपना जो अपना शेड्यूल है उसी पर फॉलो करना है, उसी को पढ़ते रहना है। हमको ज्यादा अब टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो छोटी छोटी अपनी जो क्लास आएंगी 3 घंटे मैक्सिमम रहेंगे क्लास में। कल जो प्राचीन ज्ञान परंपरा पढ़ा दिया है उसमें से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उसमें से। उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। तो 3 घंटे की क्लास एक कल होगी, इसके बाद एक क्लास हो जाएगी अगले महीने के एक शुरुआत में। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो एक शुरुआत में हो जाएगी, कल पढ़ लेंगे हम थोड़ी जनजाति, उसके बाद हम 23 तारीख को एमपी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। वो क्लास जाएगी 5 घंटे के आसपास। ठीक है, ये तो सुबह है बेटा, कल 8 बजे से वो क्लास जाएगी 5 घंटे के आसपास, जो हम पढ़ेंगे 23 मार्च को एमपी का करंट अफेयर्स, क्योंकि उसमें सारा कवर कर देंगे। ठीक है, हाँ, अपन ये मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह सारा इतिहास है ये अपन पढ़ेंगे अप्रैल के पहले वीक में। ठीक है, अप्रैल के पहले वीक में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आधुनिक भारत, फिर पढ़ेंगे प्राचीन भारत, और फिर पढ़ लेंगे मध्यकाल। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। और एक क्लास में पढ़ लेंगे कला संस्कृति, 1.5-2 घंटे की क्लास रहेगी, सब कुछ फंस जाएगा इससे। तो ये 4 क्लास हो जाएंगी। इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे हम, एमपी का ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। पूरा अभी इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं इसी महीने के एंड में, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल। यूनिट 6, ठीक है, यूनिट 6 की क्लास होगी। यूनिट 6 में अपन की क्लास होंगी 4। ठीक है, 2-2, 2.5-2.5 घंटे की क्लास रहेंगी 4, यही हमको देखना है। 2 रहेंगी एमपी वाली और 2 रहेंगी इंडिया वाली। इन क्लासेस में हम कवर करेंगे सारा। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास इसलिए नहीं कि आप लोगों को भी उतना डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, तो उसी हिसाब से 2.5-2.5 घंटे की हम क्लास रखेंगे। तो 5-5 घंटे में हम सब कुछ खत्म करेंगे। ये चीज क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलो ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, अपने लेवल पे मध्य प्रदेश की कला संस्कृति अभी तैयार करनी है। कला संस्कृति अभी तैयार करते रहना। ठीक है, सब कुछ पढ़ते रहना है, रोज 15-15 मिनट निकाल कर इनको पढ़ो। ठीक है, टाइम को शेड्यूल में बांट लो, 15-15, 20-20 मिनट के सेट बना लो। हाँ, यूनिट 6 का रिवीजन कर लो, जो भी पुराना पढ़ाया था नए वाले कंपेरिजन के साथ हम पढ़ा देंगे। 15-20-20 मिनट में कला संस्कृति वगैरह पढ़ते रहना, हम इसके वीडियो बना देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हम इसकी वीडियो बना देंगे, क्लास भी लेंगे। पूरी मध्य प्रदेश कला संस्कृति 3 घंटे की क्लास रहेगी, सब कुछ खत्म करा देंगे, ट्रिक्स वगैरह सबके साथ। फिलहाल अभी अपन को क्या करना है, अपने लेवल पर पढ़ना है। छोटे छोटे सेट में दिन को बांट लो। ठीक है, 20 मिनट किसी टॉपिक को दिए, जो 20 मिनट का है। मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला, ठीक है, 20 मिनट की है, इसके 20 मिनट लिख दो सिलेबस से निकाल कर। ठीक है, मध्य प्रदेश का संगीत 15 मिनट का है, उसके 15 मिनट लिख दो निकाल कर कहीं। तो ऐसे क्या करो कि ऐसे अपने टाइम टेबल को बना लो कि 15 मिनट 20 मिनट, और रोज क्या करो उसी में अपनी चीजों को पुट करते जाओ कि जो ये टॉपिक हमको आज पढ़ना है इतने दिन, 15 मिनट 20 मिनट, इसमें सब हो जाएगा कंप्लीट। बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम आज शाम तक आपको दे देंगे। 30 दिन के 60 टॉपिक, जहां से 60 प्रश्न आने वाले हैं, और इनको क्या करना, बस दिन में 1 घंटा निकाल कर पढ़ लेना। क्लियर है। चलो चलते हैं, मिलते हैं बाद में अगली क्लास में। धन्यवाद।